नमस्कार। पूरी दुनिया इस वक्त बड़ी जंग में उलझी हुई है। एक और रूस यूक्रेन की जंग लंबे अरसे से जारी है, वहीं इजराइल हमास की जंग ने अब दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। इस सब के बीच चीन पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट ने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। चीन की मिलिट्री ताकत पर अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट आई है, जो बता रही है कि चीन की परमाणु हथियार बढ़ाने की रफ्तार दुनिया में सबसे ज़्यादा है। साल 2021 में चीन के पास 400 परमाणु हथियार थे, अब 500 से ज़्यादा हैं। अगले 7 साल में चीन के परमाणु हथियार दुगने हो जाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट का दावा है। साल 2030 तक चीन के पास 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार होंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल दूरी की मिसाइल प्रणाली बनाने की कोशिश में चीन भी लगा हुआ है। चीन ने अगर ऐसी मिसाइल बना ली तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होगा और ये अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब भी है। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेंटागन की रिपोर्ट चीन के प्रति पूर्वाग्रह से भरी हुई है। रिपोर्ट में तथ्यों को नज़रअंदाज किया गया है। जानबूझकर चीन के खतरों की बातें फैलाता है अमेरिका, क्योंकि चीन ने तो अपने परमाणु बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी न्यूनतम स्तर पर ही रखा हुआ है। किसी भी देश के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है चीन। तो सवाल यह है कि चीन की बढ़ती परमाणु ताकत किस किस के लिए खतरा है? क्या जंग की तैयारी कर रहा है चीन? और यही है आज चर्चा का मुद्दा। हमारे साथ पूर्व राजनयिक स्कंदयाल होंगे हमारे साथ। तो एक बड़ी तस्वीर जो इस वक्त पेंटागन की रिपोर्ट से सामने आ रही है कि क्या जंग की तैयारी कर रहा है चीन, और चीन के इस मिलिट्री ताकत से किस किस को खतरा हो सकता है। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक स्कंदयाल जुड़ रहे हैं। दयाल साहब, जो पहला सवाल, पेंटागन की जो ये रिपोर्ट है इस वक्त कितनी चिंताजनक है, और ये जो मिलिट्री पावर, मिलिट्री मसल दिखाने की कोशिश चीन की है वो परेशान करने वाली है? अब मैं समझता हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है, और जिस रास्ते पर चीन चल रहा है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के वहाँ सर्वे सर्वा होने के बाद 2012 के, तो उनका ये ध्येय है कि 2049 तक चीन बहुत बड़ी एक सैनिक शक्ति हो जाए। और धीरे धीरे जिस तरह वो अपनी ब्लू वाटर नेवी बढ़ा रहे हैं, पनडुब्बियां बढ़ा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ा रहे हैं, उसी तरह अपनी वो आणविक शक्ति, न्यूक्लियर वेपन्स को भी बढ़ा रहे हैं। पहले 300 थे, अब ये है कि 400 हैं, अब आया है कि 500 हैं। और 2030 तक शायद 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाइना के पास हो जाएंगे। पर उसको इस संदर्भ में देखा जाए कि अगर अमेरिका के पास 5500 हैं, रशिया के पास भी करीब 5500 के करीब हैं, तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर का इतना मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जो सिपरी के जो एस्टिमेट्स हैं उसमें भारत के पास तो 167 ही है, पाकिस्तान के पास 170 है। पर ये जो एटॉमिक वेपन्स है, मैं समझता हूँ इनका एक डिटरेंस का रोल अधिक है। क्योंकि अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स थे, पर वो वियतनाम में भी हारा बुरी तरह से, अफगानिस्तान भी छोड़ के भाग गया। तो वो एक डिटरेंस की वैल्यू है और वो बढ़ती जाएगी, वो ठीक है। पर एक चीन दुनिया में सर्वोपरि सबसे नंबर 1 की शक्ति के रूप में उभरना चाहता है और अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। ये उसका एक नेशनल पर्पस है, और उसमें उनका जो कॉन्क्रीट पर्पस है, मैं समझता हूँ वो है ताइवान से को अपने में मिलाना बाय फोर्स। और जिस दिन उनकी शक्ति इतनी हो जाएगी कि अमेरिका ये समझेगा कि भाई चीन से लड़ने में अमेरिका को ज़्यादा नुकसान है, और इसके पास अब इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नेवी है, आर्म फोर्सेस हैं, ताइवान उसके पास भी है चीन के, तो वो ताइवान को चाइना के साथ मिलाने का प्रयत्न करेगा। और तो जी। उसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है ताइवान को चाइना से मिलाना।
साउथ जी। चाइना सी पहले ही उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है और उसको अब उससे कोई हटा नहीं सकता। तो ये जो तमाम कोशिश, त्याल साहब, जो ये तमाम कोशिशें जो हो रही हैं चीन की तरफ से, क्या आपको लगता है एक तरह से ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को फ्लेयर अप करने की भी कोशिश हो सकती है, ताकि मिलिट्री मसल फ्लेक्स करके वो दिखाएं कि हम देखिए हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? मैं समझता हूँ कि चीन डायरेक्ट युद्ध अमेरिका से नहीं चाहता। हम्म। एक तो उनका जो क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है, जो हमने साउथ चाइना सी में देखी, जो बड़ी सक्सेसफुल रही 2012 के बाद। अब उन्होंने पूरे आइलैंड्स को मिलिटराइज कर दिया, वहां बेसेस बना दी और प्रेसिडेंट ओबामा सोते रहे और केवल वर्बल उनको इंस्ट्रक्शन उनको कहते रहे कि भाई आप मत करिए, और शी जिनपिंग ने कहा हम कभी मिलिटराइज नहीं करेंगे और धोखा दिया अमेरिका को। क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म उसने जब गलवान की तरफ किया तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पर इसी तरह तैवान की तरफ भी उसका एक्सपेंशनिज्म बढ़ रहा है। जिस तरह से आप देखें कि हर 15-20 दिन में उनके हवाई जहाज तैवान की एयर डिफेंस जोन में जाते हैं। और जिस तरह एक साल पहले उन्होंने एक पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज किया कि एक हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट ब्लॉकेट कर दिया तैवान का, तो वो एक तैयारी कर रहे हैं कि कैसे तैवान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगल किया जा सके ब्लॉकेट के द्वारा। और उसमें अमेरिका का ये सोच है कि अगर वो वहां को कोशिश करते हैं तो ये मलाक्का स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर देगी। जी। अमेरिका की नेवी में इतनी शक्ति है। तो चीन अभी कुछ, मैं नहीं समझता कि कुछ करेगा, पर लॉन्ग टर्म उसका डिक्लेयर्ड गोल है तैवान को अपने साथ मिलाना, और उसने कभी फोर्स को रिनाउंस नहीं किया है। तो विश्व को हम्म। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और अपनी शक्ति वो हर तरह से बढ़ा रहा है। इकोनॉमिक शक्ति तो है ही, दुनिया का सेकंड इकोनॉमिक पावर है। पर जिस जी। तरह से उसकी फौज और नेवी, मिलिट्री, न्यूक्लियर कमांड, अगस्त में उन्होंने अपनी पूरी न्यूक्लियर कमांड को बदल दिया था। तो कोई नया सोच वहां पे आया है, कुछ नई तरह दिशा में वो जा रहे हैं। पर मैं नहीं समझता कि जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है या अभी फिलिस्तीन में शुरू हुआ, उसका लाभ चीन उठाने का प्रयत्न करेगा। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात पुतिन और शी जिनपिंग कर रहे थे अपनी मुलाकात के दौरान, तो आपको लगता है कि उस वर्ल्ड ऑर्डर, जिस जिस तरह से हमास इजराइल युद्ध ने दो खेमों में बांटा है पूरी दुनिया को इस वक्त, तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है, वो कहाँ जाकर रुकने वाली है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दो तरह से हम लोग भारत में देखते हैं। एक तो इकोनॉमिकली क्या वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जा रहा हम्म। है, जिसमें ग्लोबल साउथ का स्थान हो, उसकी समस्याओं का भी निदान किया जाए, जो G20 में हमारी कोशिश रही। और दूसरा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्ट्रेटेजिक है, सामरिक है, कि विश्व में स्टेबिलिटी बनी रहे हम्म। और कोई शक्ति इतनी पावरफुल ना हो जाए कि स्टेटस को डिस्टर्ब कर सके। तो इस समय जो भी गलत सही अमेरिका का बनाया हुआ विश्व ऑर्डर था, उसमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, पर विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई थी। पर हम्म। जिस तरह चीन अगर अमेरिका को डिसलॉज करना चाहता है प्रथम स्थान से, रशिया की अपनी दिक्कतें हैं। पर यहाँ मैं ये फिर कहना चाहूँगा, मेरा हमेशा ये माना है कि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने का कोई उसमें लॉजिक नहीं है। और जो जी। भी यूक्रेन रशिया युद्ध में हो रहा है उसमें वेस्ट का दोष मैं ज़्यादा समझता हूँ और रशिया का कम है। जो पर वो एक अलग चीज़ है और वो लोकलाइज्ड ही रहेगा। मैं नहीं समझता कि वो विश्व युद्ध की स्थिति पे जाएगा। पर जी। देखना ये है कि विश्व में जो ये फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो पहले ठंडे थे, सिमर करते हम्म। थे, थोड़ा बहुत गोली चल गई, दो चार लोग मर गए, वो अब कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस होते चले जा रहे हैं। चाहे वो यूक्रेन रशिया युद्ध हो, अब ये पैलेस्टाइन में कहाँ तक जाएंगे। अगर इसराइल ने जो धावा कर दिया गाजा पे और बहुत 10-20 हज़ार लोग मर गए, तो फिर उसका क्या रिटेलिएशन होगा, कौन सा देश क्या करेगा, तो वो बड़ा अनसर्टेन टेरिटरी है। तो विश्व जी। को मेरे ख्याल से सब नेताओं को यह प्रयत्न करना चाहिए कि जहां जहां इस समय आग लगी हुई है, जहां जहां बहुत जी। लड़ाई हो रही है, कैसे उसको डायल डाउन किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। और मैं समझता हूँ भारत की यही एक नीति रही है, यही सोच है कि ये समय युद्ध का नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने बड़े फोर्सफुली कहा और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, पर उनकी हम्म। जो काम है, जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो अनफॉर्चुनेटली उसके खिलाफ है।
पर तो अनसर्टेनिटी बहुत है। कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध की हिस्ट्री देखें तो किसी ने कोई सोच समझ के कोई प्रथम विश्व युद्ध शुरू नहीं किया था। एक हत्या हुई एक जंगल में सारा जो और वो बढ़ता चला गया और फिर जी। प्रथम विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में तो बिल्कुल सही है कि हिटलर ने और जापान ने इस तरह का एक प्लान बनाया था और पूरे जी। विश्व को डोमिनेट करने का प्रयत्न पटियाल किया था। साहब, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स के बीच में खबर ये भी कि करीब करीब अब से एक महीने बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के साइड लाइंस पर शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात हो सकती है। छोटा सा सवाल ये कि क्या दिलचस्प होगा ये समिट को देखना कि आखिर होगा क्या वहां पर एक महीने बाद। यूएस इस समय एक दो पहलू की नीति कर रहा है। एक तरफ तो वो अपनी सैंक्शंस वगैरह बढ़ा रहा है कि टेक्नोलॉजी में चीन अमेरिका को पीछे ना छोड़ दे, क्योंकि इस समय जो हम्म। टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में तो चीन पहले ही अमेरिका से आगे निकल गया है, पर टेक्नोलॉजी जो एआई और ये सब जो है उसमें। और दूसरा, वो चीन से संबंध भी अच्छे करना चाहते हैं। जो पिछले 2-3 महीने में देखा, हर एक इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका का, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे वो कॉमर्स सेक्रेटरी हो, चाहे वो जी। उनकी स्टेट बैंक की आरबीआई की चीफ हो, वो सब चीन गए और वहां उन्होंने बात करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से यही है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए अमेरिका हम्म। और रशिया की रिलेशनशिप को। तो शी जिनपिंग, मेरा ये मानना है कि वो एपेक मीटिंग में जाएंगे अमेरिका। जैसे यहाँ G20 की मीटिंग में तो नहीं आए थे, पर मेरा ये मानना है कि वो जाएंगे और प्रेसिडेंट बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी, जो बहुत ही अहम होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पर जी। बात यही है कि चाइना जो वादे करता है उनको पूरा नहीं करता, क्योंकि बहुत वादे उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा से किए थे साउथ हम्म। चाइना सी के बारे में, और एक को भी नहीं माना। और प्रेसिडेंट ओबामा को जब तक उनको तो आप रियलाइज कह रहे हैं किया कि दिलचस्प होगा इस बैठक की साइडलाइन से जो मुलाकात दोनों राष्ट्र प्रमुखों की होगी, उस पर देखना होगा कि बात वहां पर क्या बनती है और क्या बिगड़ती है। शुक्रिया, वक्त इतना ही था। स्कंद दयाल साहब, पूर्व राजनयिक, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कनाडा ने वापस बुलाया अपने 41 राजनयिकों को। भारत ने कहा था 20 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगी उन्हें डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ बढ़े तनाव के बाद आखिरकार कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया। कनाडा के विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि 20 अक्टूबर के बाद इन 41 राजनयिकों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इसलिए हमने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। कनाडा ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकार को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें स्थानीय कानूनों के दायरे में मिलने वाली छूट भी शामिल होती है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोप का जवाब दिया है। भारत में कनाडा के राजनयिकों की ज़्यादा तादाद थी, वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे, इसलिए भारत ने तादाद में समानता की मांग की थी। ये कैसे हो, इसके लिए कनाडा से पिछले महीने बात भी हुई थी। हमारा कदम वियना संधि के अनुच्छेद 11.1 के अनुरूप है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होने की दलील भारत खारिज करता है। तो सवाल है, कहां जाकर थमेगा भारत और कनाडा का ये तनाव? राजनयिकों के घटने से क्या भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हर्ष पंत हैं, जो ORF से हैं हमारे साथ। और सीधा सवाल हरजीत यही कि क्या ये स्टैंड ऑफ किस तरफ बढ़ रहा है और इसका अंत आपको अभी नज़दीक दिखाई दे रहा है? देखिए, भारत ने तो काफी समय पहले से ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इसका जो समाधान है, अगर उसको ढूंढना है तो कनाडा को अपने इंस्टीट्यूशंस में और अपनी पॉलिसीज में देखना होगा। क्योंकि जो आरोप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में लगाया है, वो बड़ा संगीन आरोप है। और उसके बाद भारत को इस बात को स्पष्टता से कहना जरूरी हो गया था कि देखिए, अगर ये आरोपों को आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं पर पिछले
लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन काम की बात कुछ नहीं हो रही है। कहीं पर कोई इस तरह का सबूत ना भारत के साथ शेयर किया गया है, ना भारत को इस बात की कोई इत्तला दी गई है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप इस पर कार्रवाई करें। तो मुझे लगता है भारत का जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था वो जायज था। और अभी भी जब भारत ने ये बात कही कि हमारे जो राजनयिक हैं उनकी संख्या, कैनेडियन राजनयिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसको हमको पैरिटी में, डिप्लोमेटिक पैरिटी होनी चाहिए, तो पैरिटी के तहत आप 41 डिप्लोमेट्स को वापस लें। जी। तो उस पर भी काफी चर्चा रही और उसके बाद जब निष्कर्ष निकल के आया कि भारत अडिग रहेगा अपने डिसीजन पर, तब कनाडा को अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना पड़ा। तो मुझे लगता है हर्ष जी, जो जब, जो जब जी। इस कदम के बाद जब इतने सारे कनाडा के कॉन्सुलेट्स कई शहरों में बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके राजनयिकों को वापस भेजा जा रहा है, ऐसे में जिस तादाद में हमारे छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, क्या उन पर आप इसका असर देख रहे हैं, स्टैंड ऑफ का, इस खींचतान का? देखिए, अब जब उन्होंने ये कहा है कि 3 जगह उनकी काउंसलेट्स बंद रहेंगी, कनाडा की काउंसलेट्स, तो मुझे लगता है इसका जरूर वीजा इशुएंस पर इफेक्ट पड़ेगा। और क्योंकि स्टूडेंट की तादाद ज्यादा होती है, और तो मुझे लगता है उस पर फर्क पड़ने की संभावना ज्यादा है। हालांकि स्टूडेंट्स जो जनरली जाते हैं वो अभी तक जा चुके हैं क्योंकि टर्म्स शुरू हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स जो नए एडमिशन वाले स्टूडेंट्स होंगे या जिनका टर्म शुरू हो गया होगा वो तो ऑलरेडी चले गए होंगे। लेकिन ये जरूर है कि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं, मुझे लगता है कनाडा के साथ जो हमारे पीपल टू पीपल संबंध रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। ट्रेडिंग है, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी जाते रहते हैं। और भारत जो बहुत बड़ा माइग्रेंट जो कम्युनिटी है वो भारत से आती है, तो उसमें ये स्वाभाविक है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं पर ये कनाडा इसको यूज भी कर रहा होगा, ये कहेगा कि देखिए हम तो अब काम नहीं कर पाएंगे उस तेजी के साथ, उस मुस्तैदी के साथ जैसा कि पहले हम करते थे, क्योंकि हमारी संख्या अब कम हो गई है। तो मुझे लगता है वो भी एक लेवरेज का तरीका रहेगा और ये दिखाने का तरीका रहेगा कि ये भारत का डिसीजन था, हमने उस पर अमल किया है अब, और हम इसीलिए जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो अगर संख्या में वाकई आगे आने वाले समय में कमी आती है तो मुझे लगता है ये बात जरूर कनाडा की तरफ से उठाई जाएगी। जी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने इसी वजह से वो जो पोजीशनिंग ली हुई है, यहाँ तक कि भारत से पूरी तरह से रिश्ते बिगड़ चुके हैं इसी वजह से। तो ऐसे में वो अपने आप को अब आगे कहाँ पाएंगे जब आगे बात बढ़ेगी? तो देखिए, ये सारी समस्या जस्टिन ट्रूडो की मुझे लगता है ज़्यादा है, कनाडा और भारत की कम है। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई और नेता होते, ज़्यादा परिपक्व तरीके से इसको हैंडल कर पाते, तो मुझे लगता है समस्या यहाँ तक बढ़ती नहीं। ये एक ऐसी समस्या थी जो दो मित्र देशों के, अगर आप एक मित्र देश हैं, एक दूसरे को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, तो उसमें हम इसको कई ऐसे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पर आप ऐसे मुद्दों को सुलझा सकते हैं। आपको इसको पब्लिकली इतना तूल देने की जरूरत नहीं होती है। और ये बात भी स्पष्ट करने की जरूरत है कि जो समस्या कनाडा में है एक्सट्रीमिस्ट की, खालिद सिख एक्सट्रीमिज्म की, वही समस्या यूके में भी है, वही समस्या ऑस्ट्रेलिया में भी है, और कुछ हद तक वही समस्या यूएस में भी है। लेकिन आप डिफरेंस देखिए कि किस तरह से कनाडा ने इसको डील किया है और कैसे हमारे जो बाकी जो पार्टनर देश हैं उन्होंने इसको डील किया है। तो कहीं पर ये जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को केटर करने के लिए इस विषय को इतना तूल दे दिया है कि आज डिप्लोमेट्स को वापस जाना पड़ रहा है। इसमें मुझे लगता है उनको ज्यादा जरूरी है सोचना कि ये जो संबंध है ये कहाँ जा रहे हैं और कनाडा की विदेश नीति कहाँ जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए हर्ष वीरपंत, हेड स्ट्रैटेजिक स्टडीज ORF के हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया। आज सच की पड़ताल में इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।